जी लास्ट क्लास के अंदर हम सवाल कर रहे थे पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। पहली बात हमने ये सीखी थी कि लेक्चर जो है वो ये नहीं हो सकता कि क्लास शुरू हो और तुझे तेरे सवाल आने शुरू हो जाएं। क्या क्लासेस यूट्यूब पे क्लासेस कब से अपलोड होना शुरू हो जाएंगी? अच्छा मोहतरम, आप जरा पूरी बात सुन लें और तफसील से सुन लें। ये जोक दर जोक बच्चे जो है वो प्रिंसिपल साहब के पास जा रहे हैं और प्रिंसिपल साहब को कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप जो है वो 5 से ज़्यादा छुट्टियां कर दें, और अगर छुट्टियां नहीं करें तो वो लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल कर दें। इससे कोई एक आधा दिन पहले के या कोई एक्स्ट्रा लेक्चर होना है तो वो अपलोड कर दें, मैक्सिमम एक दिन के लेक्चर अपलोड कर दें। तो ये अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ये करते ये हैं कि ये घर चले जाते हैं और घर जाके जो है वो लेक्चर अटेंड नहीं करते और उसी तरह मुंह उठा के जो है वो बाद में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए इस पैटर्न को पास्ट में तजर्बा किया गया है और नहायत ही बुरे नताइज आए हैं, इसलिए इस बात को डिस्करेज किया जाए। तो अब सीट 2-3 बसेस चेंज करके जाएं, आप जैसे भी आप क्या करें जो है वो है ना। आप ये तो आप देखें सीए आपसे मैं आप अगेन मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 4-5 साल की आपसे सिर्फ कुर्बानी मांगी गई है। आपसे कोई ज़्यादा कुर्बानी भी नहीं मांगी जा रही। 4-5 साल बस किसी तरह घर वालों को रियलाइज करवा दें कि भाई मुझे सीए में आप लोगों ने डाल तो दिया है, अब उसके साथ ही हैं ये चीज़ें। क्या करें यार, अब मुझे बताओ क्या करें, मुझे नहीं समझ आती क्या करें। ओके अच्छा जी, तो लेसर लीज पेमेंट्स के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का लॉस यूज करेगा और लेसर जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स के लिए नेट इन्वेस्टमेंट्स का लॉस यूज करेगा। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। सैटरडे को जो हुआ है बताता हूँ आपको, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल, एटलीस्ट आप लोगों से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं जब ये जोहर की नमाज़ पढ़ के आ रहा था सैटरडे को, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आप हजरात को ये कहूँगा कि आपके जज्बा देख के मुझे दिल कर रहा है कि मैं खुद दोबारा सीए शुरू कर दूँ, यानी इस जज्बे से आप लोग। लेकिन जब मैंने देखा तो IAS 38 का क्वेश्चन अटेंड करने के लिए सिर्फ 20 से 30% क्लास बैठी हुई थी। पिछली क्लास ऐसा नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं। 70 से 80% उसमें अटेंडेंस होती थी और वो लोग आते थे। टेस्ट क्या 5 बजे तक टेस्ट रूम खुला है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। और आर्टिकल्स के अंदर तो 6 बजे आप फर्म से फारिग हो रहे होंगे, फिर 6 से लेकर 10 बजे तक आपकी क्लासें होंगी, फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बंदा घर जाके पढ़ता है ताकि वो जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर ले। फिर 6 बजे क्लासें शुरू होती है ना सीए फाइनल में। तो अब ये कि मैंने 3 बजे घर जाना था तो मैंने 3:30 जाना था तो मुझे 4:30 लेने आ जाना था, ये चक्कर नहीं चलते फिर सीए में। तो करने तो फिर ये फुल टाइम की चीज़ है, ये कुर्बानियों से भरा हुआ एक पूरा सफ़र है जिसमें आप देखें आप एंड पे जाके अपने बच्चों को किसकी मिसाल देंगे। आप ओके इट वॉज आज जो हजरात नहीं तशरीफ लाए थे, प्यार मोहब्बत से उनको आज डांटा जाएगा और अगली क्लास में प्रॉपर तरीके से डांटा जाएगा। अभी लिस्टें बनना शुरू हो जाएंगी जो हजरात उस दिन नेक्स्ट क्लास में तशरीफ नहीं लाए थे। बहुत दुख हुआ। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टेन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स। तो गैलेक्सी वाज लेसर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वाज लेसी। अच्छा, अब आप हजरात लेसर के सवाल में आज हम P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। आप पहले मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को अलग अलग लिखवा दें, फिर मैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपके डाउन पेमेंट आ रही थी, रेंटल आ रहे थे और GRV आ रही थी। अच्छा जी, डाउन पेमेंट कितनी थी? 39 ज्यादा हो गई है। 3 रेंटल और इज इक्वल टू 39.2। ओके, ये हमने लफ्ज़ यूज किया था लीज पेमेंट्स की जगह। तो लीज पेमेंट्स की जगह हमने लफ्ज़ यूज किया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट, अब खामोश थोड़ी देर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की जगह हम लफ्ज़ यूज करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट, इसमें 3 को डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। 7.8 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.14 प्लस 5 इंटू 1.14 रेज टू पावर माइनस 4 28.69। आई वॉज रियली सैड ऑन yesterday मैं बड़ा उदास था इस बात के ऊपर कि मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर सका कि संडे को जूम मीटिंग कर लेते हैं टेस्ट डिस्कशन की, और आप हजरात में से भी किसी ने जो है वो नहीं कहा कि जी इसकी जूम मीटिंग कर लेनी चाहिए। तो संडे का दिन पूरा बड़ा बोर गुजरा। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि संडे को क्या करें, तो फिर मैंने सफाई करना शुरू कर दी। फिर ये सारा मैंने साफ कर दिया। तो अब
अब जब बंदा वेला बैठा हो कुछ ना कुछ तो फिर करना ही पड़ता है, टाइम तो ज़ाया नहीं करना होता ज़िंदगी में। 39.2 माइनस 28.69 जी 10.51। अच्छा जी, आप लोगों ने लेसर के केस में कोशिश कीजिएगा इंटरेस्ट जरूर निकालें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट जरूर निकालें, क्योंकि ये इंटरेस्ट की फिगर आपको नोट बनाने में हेल्प आउट करेगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वर्किंग 2, और आज इसका नोट बड़ा इंटरेस्टिंग बनना है, थोड़ा सा लेसी से डिफरेंट नोट होगा, लेकिन फिलहाल तो लास्ट क्लास वाली चीज़ें सिर्फ करते हैं। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। इधर ना बड़ा बड़ा करके नेट इन्वेस्टमेंट लिख लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ना चीज़ें यहाँ बढ़ती जाएंगी, तो फिर चीज़ें जब ज़्यादा होंगी तो पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस वक्त कहाँ उठानी है। तो नेट इन्वेस्टमेंट से सवाल शुरू करना है आपने, डेट इज 28.69। अब प्लीज़ कोई एक स्टूडेंट अगर बोल रहा हो तो फिर सारे ज़रा खामोश रहें और उसी को लिखवाने दीजिएगा। यकम, चलें ठीक है, अब आप ही करवा दें सारा। यकम जुलाई 13 को डाउन पेमेंट हमारी 3 की, इसके बाद 30 जून 14 को पहला रेंटल 7.8। अब मैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पूरा बना रहा हूँ, 30 जून 15, 30 जून 16 और 30 जून 17। 30 जून 17 को हमारा रेंटल भी पे होगा और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी पे होगी 12.8। 11.23। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी गुंजाइश है एक 2 नंबरी करने की, जो कि सारे लोग ही करते हैं। वो ये होता है कि आप 11.24 को एज इट इज़ यहाँ 11.24 लिख लें, और इंटरेस्ट अगर 1.57 आ भी रहा है तो ज़बरदस्ती उसको 1.56 लिखते हैं। इतने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि आपको देखने में फिगर जीरो नजर आए। बट इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं। आपने यहाँ 1 लिखने तो 1 भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने किया उस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, ताकि वो जीरो नजर आए देखने में, कोई ज़रूरी नहीं है जीरो दिखाना। ओके अच्छा, अब आप हज़रात को अपने दिलों के अंदर मलाल नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने सैटरडे को लेक्चर का पार्ट भी नहीं लिया। इंशाल्लाह आइंदा आप ऐसा कीजिएगा, तो दिलों का मलाल साथ वाले को देके आगे चलें। दूसरे ने रिसीव कर लिया, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। भाई का नाम याद हो गया सबको? क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, आपके लिए कुछ ट्राला लाऊं? जल्दी बैठे। अच्छा, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लें, फिर नोट बनाना शुरू करते हैं। आगे वो कंपनी का नाम शाम और वो खुद जरा लिख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस 30 जून 2014 और 30 जून 2015, 2 सालों का बना लें। 30 जून 14 और 30 जून 15। अच्छा, उधर ना इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन आना है लेसी के पी&एल में, और लेसर के पी&एल में इंटरेस्ट इनकम, बस इंटरेस्ट इनकम, कोई डेप्रिसिएशन का कोई अपोजिट चीज नहीं है, बस। तो सिर्फ पी&एल में एक चीज आएगी, दैट इज इंटरेस्ट इनकम। 30 जून 14 का मतलब है यकम जुलाई 13 से 30 जून 14, यकम जुलाई 13 से 30 जून 14। ये अंगूठे के सामने इंटरेस्ट देख लें, 3.6, यकम जुलाई 13 से 30 जून 14। लकीली बहुत अरसे बाद ये दोबारा मैच किया है, वरना तो दिमाग को घुमाई रखता था ये। तो एरियर का सवाल है, यानी कि किराया साल के एंड पे हो रहा है, तो फिर इसलिए सामने ही नजर आ रहा है बिल्कुल। यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 का एक साल का इंटरेस्ट चाहिए, दैट इज 3.6। अब मुझे चाहिए यकम जुलाई 14 से 30 जून 15, यकम जुलाई 14 से 30 जून 15, 3.01। Now we'll move towards a balance sheet. बैलेंस शीट सेकंड लास्ट रो में, सेकंड लास्ट रो में है जगह, सेकंड लास्ट रो में बनाओ, चलें इस रो में बनाओ। अच्छा जी, बैलेंस शीट। इससे पहले कि हम लीज रिसीवेबल की तरफ जाएं, उधर क्या आ रहा था? लीज लायबिलिटी, तो इधर क्या आएगा? लीज रिसीवेबल। इससे पहले कि लीज रिसीवेबल की तरफ जाएं, इंटरेस्ट रिसीवेबल को पोस्ट कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में लाइनें लोने फिर हमने लगाने लग जाने। तो इंटरेस्ट जितना भी हो, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम है, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, उस सारे के सारे को आपने डील करना है विदाउट एनी लाइन अप्रोच, कोई लाइन शेन लगाने की जरूरत नहीं। बैलेंस शीट के अंदर हमारे नॉन करंट एसेट्स में आएगा लीज रिसीवेबल,
नॉन करंट एसेट्स में लीज रिसीवेबल, क्या लेसी ने पैसे फौरन दे देने हैं या कई सालों में देने हैं? तो हमने लेने हैं, तो हमारे लिए लीज रिसीवेबल होगा। तो लीज रिसीवेबल एक साल में मिल जाएगा या कई सालों बाद भी मिल सकता है, तो इसलिए नॉन करंट पोर्शन होगा। और उसी तरह जैसे उधर लीज लायबिलिटी होती थी, और करंट एसेट्स के अंदर करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल, आप लोग पूरा लिखा करें, करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। और इंटरेस्ट रिसीवेबल जरा सोच के बता दें कि कितना आएगा। बिल्कुल उसी तरह कोई नई चीज होती तो मैं रोक के पॉज करके चीजें डिटेल से बताता, अभी पुरानी चीजें चल रही हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इस साल का इंटरेस्ट कितना है, और ये 3.6 किस दिन मिल गया? तो मिल गया या मिलेबल? मिल गया या रिसीवेबल? तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जब किराया आखिरी दिन पे हो रहा है तो साथ ही उसमें क्या पे करने वाला पे कर रहा होगा? इंटरेस्ट, और हमें मिल रहा है तो हमें रिसीव हो गया, तो देयर इज नथिंग रिसीवेबल। तो आपको लेसी के सवालों में भी याद होगा, एक दो दिन हमने जो पहली क्लासें की थी तो 2 क्लासों तक कोई इंटरेस्ट पेबल नजर नहीं आया था, क्योंकि सवाल में किराया उसी दिन पे हो रहा था जो मेरा जीयर एंड है। तो अगर किराया उसी दिन पे हो जाए जो हमारा जीयर एंड है, तो फिर इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है या रिसीवेबल? रिसीवेबल, नो रिसीव, खत्म। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि बैलेंस शीट 30/14 की बनाने के लिए क्या करना है? 14 की पेमेंट के नीचे जब लाइन लगाएंगे तो आगे रिसीवेबल पड़े होंगे। 14 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30/14 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30/14 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अगर 30/14 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो 30/15 वाले सारे करंट और बाद वाले सारे नॉन करंट, तो देयर इज नो चेंज इन दिस। 4.79 and 16.70। अब 30/15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30/15 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि वो वाली पेमेंट रिसीव होती है, बाकी सारी रिसीवेबल होती हैं। तो 30/15 की पेमेंट के नीचे जब लाइन लगाई तो ये 1 साल के अंदर रिसीवेबल है, और ये 1 साल के बाद 30/16 वाली करंट में चली जाएंगी, और 30/17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 वाली नॉन करंट में चली जाएंगी। जी 5.46, 11.2। प्लीज नोट इट डाउन गाय। कितने लोग एसी क्या करवाने इसको? एसी को 28 से 18 पे करें, -10 का बटन दबाएं, जल्दी आए जी। तरीका बताएंगे कि मतलब इतनी बड़ी ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता है उसमें कितना हमें जरूरत पड़ती है, मतलब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको ना सिर्फ अगले 1 साल का बना लेना काफी होता है। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट है 30/12, तो अब 30/13 तक का बना लेना इनफ होगा, अगले 1 साल तक। जी हाँ जी, तो इसके विंग्स ऊपर कर दें। हाँ जी, हाँ तो बस फिर अगले 1 साल का बनाएं, बनाना पड़ेगा, रजिस्टर से ना उसको ऊपर कर दें। हाँ वो तो ऑलरेडी है जी। यार इसको ना जरा पकड़ी आज क्लास को। अच्छा आज मैं अपना प्लान बता दूं आपको। मेरा ये प्लान है कि 1:23 से लेके 1:50 तक तो नमाज पढ़ लेंगे ना, तो फिर 1:50 पे मैं इस रूम में आ जाऊंगा, तो 2:20 तक जो है, हाँ अकेले रिकॉर्डिंग के लिए बुला लूंगा, टेस्ट की डिस्कशन होगी, फिर आप लोगों ने इधर बैठ के लेनी है, इधर बैठ के ले लीजिएगा, घर जाके लेनी है घर जाके ले लीजिएगा। क्वेश्चन 1 पे टाइम लगेगा, बाकी 2, 3, 4 पे तो टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन 1 में जो काऊ मरी थी वो हमारी जान भी साथ लेगी थी जाते हुए, तो वो जो मरी हुई काउस को हमने देखना है। और आई रियली अप्रिशिएट कि घर में बैठ के आपने सोल्यूशन भी कंपेयर कर लिया, वेबसाइट पे अपलोड हो गया था और सोल्यूशन देख लिया, ये जज्बा चलाता है। अब आप देख लें जिनके हाथ खड़े हुए हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुंचे होंगे। कितने लोगों ने इतवार को जाया किया और रात को सोते हुए नदामत के आंसू बहाए? तकिए पर 1-2 आंसू जरूर होने चाहिए, नमी महसूस हो, किसी को टच करे तकिया नमी महसूस हो। नहीं था? कितने लोगों ने इतवार जाया भी किया और नदामत के आंसू भी नहीं बहाए और बड़े कॉन्फिडेंस से सोए, कोई मसला नहीं यार, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद हो जाए। नोट बनाएंगी 30/2014 का, कंपनी का नाम गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड। नोट टू दी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30/9/2014। क्या इस टेस्ट में भी सबके पूरे पूरे नंबर आएंगे जैसे पिछले में आए थे? नो, गुड। अच्छा जी, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि नोट में उसका नाम क्या था? लीज और आरओयू दो नोट बने थे, लीज और आरओयू दो नोट बने थे। इधर लेसर एक नोट बनाएगा। लेसर कितने नोट बनाएगा? एक नोट बनाएगा और उस नोट का नाम लीज होगा, लेकिन लीज की बजाय एक लफ्ज इंट्रोड्यूस करने लगे आज हम, फाइनेंस लीज। क्या नाम? फाइनेंस लीज। लेसर एक नोट बनाएगा जिसका नाम होगा फाइनेंस लीज। 7.1 we have entered into a lease agreement installments are in arrears and interest rate छुपा हुआ इन द लीज इज 14%। 7.2 maturity analysis, contractual undiscounted cash flows। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। नोट किस साल का बन रहा है? 30/14। 30/14 का नोट बनाने के लिए 30/14 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। देयर इज नो चेंज येट, अभी तक कोई चेंज नहीं हमने की। 30/14 का नोट बनाने के लिए 30/14 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 30/15 चला जाएगा लेस देन 1 ईयर, 30/16 चला जाएगा 1 2 और 30/17 चला जाएगा 2 to 3 ईयर्स। लेस देन 1 ईयर 7.8, 1 to 2 ईयर्स, ये ईयर्स का लफ्ज़ ना पूरा लिखिएगा YEARS जी, 7.8, 2 to 3 ईयर्स 12.8, 28.4। इसका नाम ना आज जरा लिखिएगा टोटल लीज रिसीवेबल। टोटल लीज रिसीवेबल क्या ये टोटल लीज रिसीवेबल मैंने इंस्टॉलमेंट्स वाले कॉलम से उठाया? आसान सा सवाल होते बोल रहे हैं हाँ टोटल लीज रिसीवेबल। आप एकदम सवाल पूछे, कोई चक्कर होगा। क्या ये टोटल लीज रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम से उठाया है? यस। ये टोटल लीज रिसीवेबल और लीज के पहले दिन की जीआई बराबर क्यों नहीं है? यानी शुरू में जो लीज रिसीवेबल टोटल था और आज जो है ये बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैं किस दिन बना रहा हूं? 30 जून। और वर्किंग वन कब बनाई थी? जब मेरी लीज। तो प्लीज ये ना कहिएगा टोटल जो लीज के पैसे हैं वो 28.4, इसमें से 3 और 7.8 ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, अच्छा तो ये तो वैसे लेसी में भी होता था ऐसा, तो एक वैसे नई बात नहीं आपसे की। अच्छा जी, एक चीज नोट में हमारी नई ऐड होने लगी है, दैट इज 7.3, जिसके शुरू में आर आता है और दरमियान में एन आता है। रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन। कल जगह गए, मुझे बड़ी खुशी देख के, खुशी हुई या हैरानी हुई, घर के बाहर एफसीए लिखा हुआ था। आमतौर पे लिखा नहीं होता वैसे, देखा आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर के बाहर CFC लिखा हुआ? अच्छा दिखाऊंगा एक घर, तस्वीर क्या लेनी थी मैंने, यहां लाके दिखानी थी है। अच्छा रिकॉन्सिलिएशन हमें नहीं पता था अंदर सी है, भाई से पता चल गया। बोलें जी बोलें, टोटल लीज रिसीवेबल 28.4। व्हाट इज टोटल लीज रिसीवेबल? 28.4। व्हाट इज GRV? What is GRV?
Is GRV included in total lease receivables? Is GRV included in total lease receivables? Yes, GRV is included in total lease receivables. Now I am adding UGRV, unguaranteed residual value. अभी तक हमने एक रेजिडुअल वैल्यू पढ़ी हुई है जिसका नाम है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू. याद रखिएगा गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इसमें पड़ी होगी. एक चीज इसमें नहीं पड़ी होगी, डेट इज कॉल्ड एज अनगारंटेड. कल हम पढ़ेंगे अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, और कल हम पढ़ेंगे कि अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को हम हमेशा इधर भी ऐड किया करेंगे. जीआरबी के आगे एक लाइन आया करेगी, ऐड अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू. कल पढ़ेंगे वो होती क्या है, और कल उसको सवाल में डालेंगे भी. लेकिन मुझे सवाल में बता दें, आज के सवाल में क्या जीआरबी है या अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी है? तो ऐड किया करेंगे इस फिगर में अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, जो कि हमारे सवाल में अवेलेबल नहीं है. अच्छा, इसका नाम हम रखा करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. इसका नाम हम दोबारा रख दिया करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्किंग वन वाली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बराबर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ 30 जून 14 को खड़े होकर बना रहे हैं. वो वर्किंग वन का बना रहे थे जब लीज क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी. अब बता दें ये रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट कहां से होगी? वो जो लेसी के सवालों में ये वाली फिगर होती थी, यहां से रिकॉन्सिलिएशन क्या हुआ करेगी, स्टार्ट. इसमें जीआरबी पड़ी होगी, हम क्या डाला करेंगे, यूजीआरबी. यूजीआरबी डाल के क्या नाम रख दिया करेंगे इसका, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. अब वो लाइन आपने हटा देनी है. अब लाइन आपने हटा देनी है. जब भी इंटरेस्ट आ जाए ना, चाहे P&L में, चाहे बैलेंस शीट में, चाहे नोट में, जब भी इंटरेस्ट आ जाए आपने लाइन हटा देनी है. मुझे यह बताएं कि यूजर्स ने आपसे एक सवाल पूछा कि 28.4 की जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, क्या यह सारा का सारा हम घर डिविडेंड के फॉर्म में लेके जा सकते हैं? तो लेसर ने कहा नहीं, यह 28.4 तुम्हें मिला नहीं है, मिलना है फ्यूचर में. लेकिन याद रखना यह 28.4 तुम घर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इस 28.4 में वो जो हमने एसेट खरीदा हुआ है उसकी मद में भी पैसे ले रहे हैं, और कुछ लेट पेमेंट में हम क्या ले रहे हैं. तो यूजर्स ने पूछा कि हमें बता दो इसमें से कितना हम घर लेके जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. वो फिगर अब मैं निकालने लगा हूं, एंड दैट फिगर विल बी कॉल्ड एज अनअर्न्ड इंटरेस्ट. अनअर्न्ड का मतलब है अभी कमाया नहीं, कमाएंगे. कमाएंगे तो फिर घर भी लेके जाएंगे. याद रखिएगा जो फ्यूचर की इनकम हो वो फ्यूचर में डिविडेंड की फॉर्म में बांटी जाएगी. तो यूजर ने पूछा क्या ये 28.4 हमारे लिए है या 28.4 का कुछ हिस्सा? तो हमने कहा 28.4 आपके लिए नहीं है, 28.4 का कुछ हिस्सा आपके लिए है. अब सवाल यह होगा कि 30 जून 14 में जब नोट बना रहे होंगे तो व्हाट विल बी अनअर्न्ड? उसका आसान जवाब है 30 जून 14 के P&L वाला इंटरेस्ट इज अर्न्ड, तो बाकी इज आसान. आसान उसका जवाब यह है कि 30 जून 14 का जब मैं नोट बना रहा हूं, तो 30 जून 14 का नोट बनाते हुए मुझे चाहिए वो इंटरेस्ट जो कमाया नहीं. तो बचाए कि मैं इस चक्कर में पढ़ूं वो इंटरेस्ट जो कमाया नहीं, मैं जरा देख लूं मैंने 30 जून 14 तक कितना कमाया है, वो मुझे कहां से मिला करेगा, P&L देख के तादे मैंने कितना कमाया है. तो 30 जून 14 तक कितना अर्न्ड है, तो बाकी. तो अब मैंने लाइन साइन हटा दिया, लाइन नहीं लगाया करनी. इंटरेस्ट जब भी आ जाए लाइन नहीं लगाया करनी, चाहे इंटरेस्ट P&L में हो, चाहे इंटरेस्ट रिसीवेबल बैलेंस शीट में हो, चाहे इंटरेस्ट कलफ नोट में आ जाए, लाइन की कैद से बाहर निकल आए. क्या मैं कह सकता हूं 30 जून 14 के साल के लिए इट इज अर्न्ड 3.6. इफ आई एम ऑन 30 जून 14 इट इज यूई, इट इज अनअर्न्ड, इट इज. तो 3.6 इज अर्न्ड एंड रिमेनिंग इज अनअर्न्ड. तो अब आप मुझे बता दें P&L से क्या मिलता है, अर्न. तो उसके नीचे वाला सारा अनअर्न्ड. तो क्या मैं 3.6 बी उठाऊं? मैं तो 30/14 में खड़ा हूं, मैं नोट 30/15 का नहीं बना रहा, सिर्फ 30/14 का बना रहा हूं. कितना अर्न कर लिया, कितना अनअर्न्ड, प्लस 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 1.56. और इसके निकालने का शॉर्टकट, इसके निकालने का शॉर्टकट है टोटल माइनस अर्न. ये शॉर्टकट तब लगेगा जब पेमेंट 10-15 साल की होनी चाहिए. तो फिर आसान तरीका, टोटल में से अर्न्ड माइनस कर दें. इसलिए मैं कहता था ये फिगर इंपॉर्टेंट हुआ करेगी लेसर के सवालों में. टोटल इज दिस इज अर्न्ड, देन ऑब्वियसली दिस इज अनअर्न्ड. तो दूसरा तरीका ये है इसके निकालने का.
दैट इज 10 पॉइंट माइनस 3। अब आपने उस 3.6 को माइनस करना है जिसे आप इग्नोर कर रहे थे। अब आपने टोटल में से अर्न्ड माइनस कर दिया, बाहर क्या निकला? दोनों तरीके से जवाब बताएं क्या आ रहा है? 6.91। अच्छा, 1 मिनट बस और दे दें, फिर इस सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये नोट बिल्कुल आपके लिए नया है। इसकी प्रैक्टिस से पहले एक छोटे से बात का जवाब दे दें मुझे। इधर देखें सारे, इफ जी आई माइनस एन आई, जी आई होता है डिस्काउंट किए बगैर वाली फिगर, एन आई होती है डिस्काउंट करके, और इंटरेस्ट होता है डिस्काउंट। इफ जी आई माइनस एन आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट, देन जी आई माइनस इंटरेस्ट इज एन आई, इज एन आई। तो जी आई माइनस इंटरेस्ट विल बी एन आई। इसका मतलब है टोटल हमने लोगों से लेना कितना है? 28.4। इसमें इंटरेस्ट की मद में, बाकी पैसे हमने लेसी से किस मद में लेने हैं? प्रिंसिपल की मद में। तो इधर ना हम इस तरह नहीं किया करेंगे जी आई माइनस एन आई, इधर इस तरह नहीं किया करेंगे जी आई माइनस एन आई, इधर थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, जी आई माइनस फ्यूचर डिविडेंड। फ्यूचर में ये डिविडेंड देना ना, यूजर को तो कंसर्न डिविडेंड से कि फ्यूचर में हमें कमा के कितना दोगे। तो जी आई माइनस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इज इक्वल टू एन आई। अच्छा, इसको आपने बैलेंसिंग निकाला करना है 21.49। जी जी बिल्कुल, उधर से उठाना नहीं है, उठाने में मसला है, उठाते उठाते गिर सकता है, वो मसला आएगा उसमें। कितने लोगों ने प्लान किया है? इंशाल्लाह आज कल में वो लेक्चर का पार्ट भी IAS 38 ले लेंगे जाके, आज कल में इंशाल्लाह ले लेंगे। ले लेंगे वाले हाथ खड़ा करें, ले लेंगे। ये देख लें इनकी सुस्तियां, इतवार को मक्खियां मारते रहे, पूरे महल्ले की मक्खियां मार दी इन्होंने, लेकिन मजाल है कि लेक्चर का पार्ट भी खोल लिया। हमने लेसी से अगले सालों में कितना लेना है? इंटरेस्ट की मद में, तो बाकी किस मद में? प्रिंसिपल की मद। अच्छा, आप ना ये रिकॉन्साइल कर जाया करेगा, ये रिकॉन्साइल कर जाया करेगा। ये 21.49 और ये 21 ये देखें 30/14 की तारीख लगी हुई है, 21.49 21.49, यानी ये हमने किस मद में लेना है? प्रिंसिपल के मद में। तो इसलिए इसको रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। ये रिकॉन्साइल कर गया 21.49, ये हमने प्रिंसिपल की मद में लेना है। इसमें डिफरेंस तब आएगा जब कोई अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट होगा, लेकिन फिर उस डिफरेंस को हम रिकॉन्साइल करेंगे। फॉर्मूला बताएं रिकॉन्सिलेशन, वो सॉरी फॉर्मेट बताएं रिकॉन्सिलेशन का। टोटल ईद रिसीवेबल तो वो पुरानी वाली फिगर होगी, ये लफ्ज नया, फिगर पुरानी है। टोटल ईद रिसीवेबल, इसमें जीआरबी पड़ी होगी, तो ऐड क्या करनी है? यूजीआरबी। बाकी तीन लफ्ज वही जो कल सीखे थे। ग्रॉस आ जाएगी, अनअर्न्ड इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगी? नेट आ जाएगी। अब बजाय के इसकी दही बनाए हम 10 मिनट ऐसा करते हैं कि कल वाला जो होमवर्क वाला सवाल है उसका P&L बना लेते हैं, उसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं और उसका नोट बना लेते हैं। नहीं, यूजीआरबी आएगी तो भी रिकंसाइल करेगा इंशाल्लाह, यूजीआरबी को कल आने दें। होमवर्क के क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन 9, XYZ लिमिटेड अ लेसर लीजेज इक्विपमेंट विद अ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू यहां इग्नोर नहीं करनी, बस उठा दें साथ वाले को, ये आपका सबसे बड़ा टारगेट होगा पूरी क्लास में। 37908 इन टर्म्स ऑफ लीज एग्रीमेंट, द लीज बिगिंस ऑन January 5, देयर आर 5 किस्तें ऑफ 10,000 ईच पेड एनुअली इन एरियर्स एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। जर्नल एंट्रीज करनी है, P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और नोट बनाना है। लेकिन हम जरूरी नहीं यही रिक्वायरमेंट फॉलो करें, हम रिक्वायरमेंट अपनी मर्जी की करेंगे। हमारी क्लास से हमारी मर्जी चलेगी, तो हम अपनी मर्जी चलाएंगे यहाँ पे।
ओके, आप मुझे सिर्फ ऐसा कर दें, 31/12/6 का कर दें, 31/12/6 का P&L और 31/12/6 की बैलेंस शीट और 31/12/6 का नोट बना दें। लाइन सिर्फ कहां लगानी है, कहां नहीं लगानी, चलें ये बता दें। जहां जहां इंटरेस्ट आएगा वहां लाइन नहीं लगानी, वरना लाइन लगानी है। 31/12/6 का P&L और बैलेंस शीट बनाएं, फिर नोट इकट्ठे बनाते हैं लेसर का। अच्छा, जीआई कितनी है? 50,000। एनआई इसी सफे पे आ जाना आप भी। अनअर्न्ड इंटरेस्ट कितने हैं शुरू में मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन बता दें। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम 50,000 माइनस 3709 ये अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम है। होमवर्क वाले सवाल की। चलें जी, 31/12/6 का P&L बनाएं। अब 31/12/6 की बैलेंस शीट बनाएं। अब तो हम बड़े हो गए हुए हैं। 31/12/6 के इंटरेस्ट इनकम का मतलब है यकम जनवरी 6 से 31/12/6, यकम जनवरी 6 से 31/12/6। तो इस मक्खी को मार दूं तो इसके असरात और खून इधर ही रह जाएगा। ये कौन सा साल बन गया बोले? 31/12/6। इसकी इंटरेस्ट इनकम 3170। क्लास में थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई अच्छा सवाल पूछते रहा करें या बोंगी मारते रहा करें, ताकि टीचर को पता चले कि आप रोजाना आ रहे हैं। पूरा पूरा सेशन जब आप बात नहीं करते ना तो पता ही नहीं चलता आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि छुट्टी भी कर लें टीचर को भी टेंशन होती, पता नहीं आया नहीं आया। तो कोई ना कोई अच्छा सवाल पूछ लिया करें या बोंगी मार दिया करें पूरी क्लास में, ताकि पता चले कि आप आए हुए हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। विल देयर बी एनी इंटरेस्ट रिसीवेबल? Why there will be no interest receivable? 31/12/6 का इंटरेस्ट 31/12/6 को मिल गया, so there is nothing millable. ओके, तो बहुत से सवाल ऐसे होंगे इंशाल्लाह टेस्ट में, आपको लग रहा होगा क्लास कुछ और तरफ चल रही है, टेस्ट कुछ और तरफ चल रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता गैप हम बढ़ाते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता गैप हम बढ़ाते रहेंगे, ताकि मॉक आपको लगेगा पता नहीं कहां से आ गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता गैप ना, जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ेंगे ये गैप बढ़ता रहेगा। क्लासें किसी और तरफ चल रही होंगी, टेस्ट किसी और तरफ, फिर डिस्कस करके पता चलेगा कि रास्ता तो वही था। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, 31/12/6 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/6 की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दें। ये एक साल के अंदर अंदर 31/12/7 वाला, 31/12/7 वाला एक साल के अंदर अंदर, और ये एक साल के बाद। करंट पोर्शन इधर क्या लिखना है, लीज ऑब्लिगेशन या लीज रिसीवेबल? लीज रिसीवेबल 356, करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। 60 बच्चों ने IS 38 के MCQ की थी, 30 बच्चों ने IS 41 की थी, और 33 बच्चों ने। और अब हम मुझे बता दें लीज के अंदर कितने बच्चे डिस्कशन लेंगे? मेरे ख्याल से अब 90 बनते हैं, तकरीबन 90 बनेंगे। 15 की तरफ ना जाएं, ऊपर की तरफ जाएं। अच्छा, हत्ता के आखिरी स्टैंडर्ड में एक पार्टिसिपेंट होगा। ओके, चलें जी, दैट इज ऑल अबाउट P&L एंड बैलेंस शीट। नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल इज, अगर मैं 31/12/6 का नोट बनाता हूं तो 31/12/6 का नोट, बोलना नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, फिर मैं किससे बोलूं? नोट नंबर 9, फाइनेंस लीज। भाई बड़ी उम्र वाले से बात कर रहे हो आप, ध्यान से। 9.1 अंग्रेजी, 9.2 मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज।
लेकिन याद शायद मुझे हमेशा रहेगा कि सैटरडे को आप लोग आए नहीं थे, याद शायद हमेशा रहेगा। चले इग्नोर कर दें, छोड़ें यार, अब दिल की बात बार बार क्या करनी है। 31/12/6 नहीं, रोने लग जाने आप कुछ नहीं। 31/12/6 31/12/6 का नोट बनाने के लिए 31/12/6 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/7 वाला 31/12/7 वाला लेस देन 1, करंट कलर्स नहीं बोला, वो बैलेंस शीट में। 31/12/8 वाला 1 to 2, 31/12/9 वाला 2 to 3। आज में मुझे पहले ही बता दें किसने आना है टेस्ट डिस्कशन के लिए, तो ऐसे ही उम्मीदें बांधूं। और वो कुछ वो भी थे जो सिन नहीं आए थे, हाथ खड़े कर दिया उन्होंने, शर्मिंदगी का फायदा हुआ। चलें जी, इसका नाम बताएं। टोटल इज रिसीवेबल। चुप 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 चुप, टोटल इज रिसीवेबल। बनाएं जी रिकॉन्सिलिएशन। 9.3 नोट का नंबर जो मर्जी रखते हैं। भाई उसे को पेन चेंज करके लाइए इसकी, अब्दुल्ला को कहीं पेन ला दे। कल किसी गम के अंदर ये नीचे गिर गया था मेरे से, शायद गम यही था। रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन। टोटल लीज रिसीवेबल जी, टोटल लीज रिसीवेबल 30,000। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, इसमें आपने एक चीज ऐड किया करनी है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 0, 30,000। इसका नाम क्या रखा करना है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तारीख बताएं। अब लाइन हटा दें, लाइन हटा दें, जब इंटरेस्ट आ गया तो लाइन हटा दें, अब लाइन का कुछ नहीं करना। अब आप मुझे ये बताएं कि 31/12/6 तक कौन कौन सा इंटरेस्ट P&L में जा चुका होगा? कौन कौन सा बोलने अब आपने, कौन कौन सा? ये वाला 31/12/5 के P&L में जा चुका होगा, ये 31/12/6 के P&L में जा चुका होगा। कौन कौन सा P&L में जा चुका होगा? इन दोनों को मैं 31/12/6 पे क्या बोलूं खड़े होके? अर्न, और बाकियों को अनअर्न। तो अब हम एक इलाके का नाम बोलेंगे, आपने बुरा नहीं मनाना। बोलें कमालिया, बोलें कमालिया। इलाके का नाम है, चलें कमालिया की येलो चादरें। कमालिया, कमालिया। नहीं कमाया, नहीं कमाया, नहीं कमाया। आपने कमालिया लेने या नहीं कमाया लेना? नहीं कमाया लेना है। एक और भी तरीका है, वो मैं बता दूंगा, उसमें कमालिया भी बीच में आता है, लेकिन बेहतर यह है कि कमालिया को छोड़ दें और नहीं कमाया को जमा कर दें। दो तरीके, 2487 प्लस 17 प्लस 908, ये क्या आ जाएगा? अनअर्न्ड इंटरेस्ट नहीं है, अनअर्न्ड इंटरेस्ट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, और दूसरी ऑप्शन क्या है? बादशाह सलामत कह रहे हैं टोटल इंटरेस्ट को लाया जाए। कितना है टोटल? 12092। अच्छा, ये 12092 ये होता है असल में, 12092 ये होता है ना, 12092। ये देखें सारे सालों का जमा 12092। तो या तो इन दोनों को जमा कर दें, सॉरी, या तो इन तीनों को जमा कर दें, या टोटल में से कमालियां माइनस कर दें। तो अगर टोटल शहरों में से कमालियां माइनस कर दें तो बाकी कौन से शहर बच जाएंगे? नहीं कमाया। टोटल बताएं। माइनस 3791, माइनस दो फिगर्स करनी है। माइनस 3791 कब कमाया था? 2005 में। और 2006 में कितना कमाया? 3170 माइनस 3170। इसका कितना उड़ गया? 9 का, ये 90
8। ये आपको मसला है, मुझे मिलना क्लास के बाद जी। 5 1 3 1। इसके साथ क्या लिखना है? बैलेंसिंग 2486। तो व्हाट वी विल डू, फॉर्मेट जल्दी जल्दी रिवाइज करें। टोटल लीज रिसीवेबल एड यूजीआरबी, इट विल गिव अस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, देन वी विल डिडक्ट इंटरेस्ट एंड द आंसर विल बी नेट इन्वेस्टमेंट। अनअर्न्ड इंटरेस्ट निकालने के दो तरीके हैं, या अनअर्न्ड को जमा कर दें या टोटल में से अर्न्ड को माइनस कर दें। क्लियर? ओके। बच्चों को ना एक मसला होता है, मसला मैं आपको बताऊं, आपके साथ वाले को भी होगा, उसका हाथ पकड़ लें जरा। इसको ना लेसर के सवाल जब शुरू हो जाए ना तो फिर लेसर हो जाता है, बीमारी है एक, लेसर हो जाता है। तो इसलिए हम लेसर के साथ साथ ना लेसी भी चलाएंगे ताकि साथ वाले को लेसी भूल ना जाए। तो लेसर का सवाल चल रहा था, अब चलते चलते मैं वापस किसकी तरफ आने लगा हूं? लेसी के सवालों की तरफ, वरना इसको लेसर हो जाना है। अच्छा, आउट लिमिटेड वाला सवाल हमने कर लिया था, लेसर की डिस्कशन क्लोज करते हैं। आउट लिमिटेड वाला सवाल कर लिया था, उससे अगला सवाल निकालें। क्वेश्चन कौन सा था? 18 था 19 था? 18 था। मड़ा तुझे बड़े सवालों के नंबर पता है यार, तू पढ़ने वाला बच्चा निकला है। कहां है साथ वाले की किताब में? पेज नंबर 82। ये ऐसे टाइम जाया करने के लिए एक दो सवाल आपको करवा रहा हूं, फिर हमने मेन सवाल एक पास पेपर का शुरू करना है। ऑन 1 जनवरी 2015 एम लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज। एम लिमिटेड ने एक प्लांट एक्वायर किया लीज के ऊपर फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 years एट अ एनुअल रेंटल ऑफ 10,000। कितने साल की लीज है? 3 साल की। 3 साल कौन से? 15, 16 और 17। एंड हैज राइट टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लीज फॉर फर्दर 1 year। एक्सटेंशन कितने साल की? एट सेम रेंट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट 3 years मेरे पास ऑप्शन है कि इसको रिन्यू करवा लो। रिन्यू कराने के ऑप्शन कब है? एट द एंड ऑफ इम्प्लिसिट रेट इज 10%। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इग्नोर करेंगे लेसी के केस में। एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज, एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज, तो हम लेसी हैं या लेसर हैं? एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज, लेसी का सवाल है। इम्प्लिसिट रेट इज 10%, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 32,000। कैलकुलेट द पीवी ऑफ एलपी ऑन 1 जनवरी 15 एंड प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल assuming it is certain that ML will not exercise extension option and it is certain that ML will exercise the extension option। तो सादा सी बात है, कुछ भी नहीं यार, क्या है? अगर आप करेंगे तो, अगर आप नहीं करेंगे, चलें, अगर आप नहीं करेंगे तो आप रेंटल को क्या करेंगे? इसको 18 पे कर दो, 16 पे इसी को लाके इधर आओ। 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। और अगर 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 विल एक्सरसाइज एक्सटेंशन ऑप्शन अगर मैं करूं तो फिर लीज पेमेंट को 4 साल। तो लिखें फॉर सवाल भाई, ये सवाल था, खत्म हो गया। तो आगे एंट्रीज वगैरह सब तो वही होगा ना। तो एलपी कैसे निकालेंगे भाई? ये वाले आगे वाले एसी, इनको 16 पे कर दें और कोशिश करें, आगे गर्मियां बढ़ रही हैं तो इसको कंपनी से बात करें 15 पे लाने की कोई ऑप्शन हो। क्या करना है? विंग्स भी नीचे करवा दो यार, इसके विंग्स भी नीचे करवा दो। अहमद खान यार अपने इलाके में एसी बना 3 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, मड़ा क्रॉस कर जाए एलजी को, डॉलेंस को, पठानों का एसी आगे निकल जाए, बना लेंगे। नहीं तो वो हायर वालों से बात कर लो ना, वो खुद अफरीदी है, पठान है वो। ओके तुम लोगों ने खुद पंजाब आके जो है वो कुकड़ खाने शुरू कर दिए हैं, तुम क्या बात कर रहे हो कि हम उधर आए? खुद मुर्गी खाते हो हर जगह। अच्छा, मेरा ख्याल था तुम लोग हमारे पे ट्रेंड बदलोगे। है मड़ा बोल, खा रहे ना कुकड़ी, खा रहे ना? सची सची बता, कुकड़ खा रहे तुम्बा? अच्छा, मटन। चलें जी, पहले में रेंटल कितने?
बस बस चुप 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 चुप। बलूचिस्तान वालों ने आगे आ जाना, चुप। दूसरे में रेंटल 4 और पहले में रेंटल 3। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। On 1 January 2020, Q Limited acquired a plant on lease for a non-cancelable period of 3 years। बस ये 7 वाला आपका फ्यूचर बना रहा है या बिगाड़ रहा है? रेंट बिगाड़ रहा है। रेंटल विल बी रुपीज 20 million, 15 million, 8 million द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। इक्वल रेंटल। बस बस बातें कह दिए, फिर भी बातें बस नहीं हो रही। रेंटल हर साल के बराबर पे कर रहे हैं या डिफरेंट पे कर रहे हैं? अच्छा जी, 2020, 21 और 22। बड़ा पहले साल तू रेंटल देगा मुझे 20, ओके अहमद खान। दूसरे साल किराया देगा 15 और तीसरे साल 8। तो रेंटल बराबर या डिमिनिशिंग? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बता दें, पहले रेंटल को कितने साल पीछे बुलाने? 1 साल। सिंपल फॉर्मूला लगा के। इसको 2 साल। इसी तरह सीखा था ना हमने। वो माशाल्लाह उस दिन तो दो हाथ से पूरा हो गया था। कौन बैठा हुआ था? अच्छा, 1 और 2। अच्छा जी, और इधर 1, 2 और 3 साल। तो अब आप मुझे बता दें, व्हाट इज एलपी एंड व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। सो लेट अस कैलकुलेट इट टुगेदर गाइस। गाइस यू गॉट सीरियस। 20 जमा 15 जमा 43। 20 आ गया। इसे कितने साल पीछे बुलाने? 1 साल। 15 आया ही नहीं। 15 वो 2 साल आगे गया है ना। 8 जी। आज आप जवाब ही दे दें। 36.5 36.59 है जी। हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखे हुए हैं। 36.59 ओके। अब आगे तो उसी तरह होगा। 36.59 इंटू 10%, 20 माइनस ये। चुप यार, 20 माइनस ये। अच्छा, वो जो दर्जी वाला तरीका है वो यहां से भी देख लें। इसको 1 साल पीछे बुलाने, इसको 2 साल, इसको 3 साल। तो बाकी एंट्रीज वही होंगी। आरओयू डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड सो ऑन। एंट्रीज वही होंगी। तो आज हमने सुबह का क्या सीखा है? सुबह का हमने झक मारा है, सिवाय ये सीखे कि लेसर का रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनती है। दैट वाज ओनली अ नॉन झक इन झक, अदरवाइज वी आर मारिंग झक। चलें जी, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि पास पेपर का एक सवाल कर सकें। एंड दैट इज कोल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13। वो क्या सवाल होगा जो पास पेपर का हमारी किताब में क्वेश्चन नंबर 13 है और आईकैप के अंदर ऑटम 2019 का क्वेश्चन नंबर 5 है? क्या सवाल होगा? ज्यादा बड़ी होगी बोतल, हमारे से छोटी है बोतल। अच्छा जी, जब आपने ये बोतल खरीदी ढक्कन समेत, तो आपकी जेब से कितने रुपए गए? 50 रुपए। जब आपने ये बोतल खरीदी, आप हमारे इलाके में आइएगा, इंशाल्लाह और महंगी देंगे आप। जब आपने बोतल खरीदी, आपकी जेब से कितने रुपए गए? इस पेमेंट पर दुकानदार ने आपको एक इंसेंटिव दिया, एक्लेयर्स चॉकलेट वाली। कितने वाली? 10 रुपए वाले कुरकुरे नहीं, 5 रुपए वाली एक्लेयर्स। 5 वाली टॉफी मिली, 5 वाली टॉफी मिली। आपकी जेब से गए 50 रुपए बोतल खरीदने के मद में, और आपको टॉफी मिली 5 वाली। अब आप मुझे बताएं, आपको बोतल कितने में पड़ी? 45। यानी आपको बोतल भी मिल गई 50 रुपए देके, और 5 वाली टॉफी भी मिल गई। इसको आप कैश इंसेंटिव समझ लें। फर्ज करें उसने 5 रुपए ही आपको पकड़ा दिया, फर्ज करें उसने 5 रुपए ही आपको पकड़ा दिया, आपने मुंह में डाल के सॉरी ज्यादा होगी, उसने 5 रुपए ही आपको पकड़ा दिए, तो आपको बोतल कितने वाली कितने में पड़ी? 50 वाली
45 में पड़ी। ये लालच लेसर लेसी को देता है, ये लालच लेसर लेसी को देता है। लेसर लेसी को कहता है पहला जो किराया होगा ना, पहला किराया, उसमें से इतने पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। आप मुझे किराया निकाल के दो 10 मिलियन, 2 मिलियन ना मेरी तरफ से। लेसी ने कहा नहीं नहीं, लेसर ने कहा नहीं रख लो। लेसी ने भी फौरन हाँ सर ठीक है। तो लेसर लेसी को इंसेंटिव देगा, लेसर लेसी को इंसेंटिव देगा। लेसी किराया देगा 10 मिलियन, फिर अगले साल 10 मिलियन, फिर अगले साल 10 मिलियन, फिर अगले साल 10 मिलियन। वो आंखें बंद करके पहुंचा हुआ 10वें साल, वो पाचन जाग जो पहले साल 10 मिलियन, दूसरे साल 10 मिलियन, तीसरे साल 10 मिलियन, चौथे साल 10 मिलियन, पांचवें साल 10 मिलियन। उसमें जो पहले साल वाला 10 मिलियन होगा, लेसर उसमें यह कहेगा कि 10 मिलियन तुमने मुझे दिया है, ज्यादा हो गया, ये 2 मिलियन मेरी तरफ से ले लें। डेट विल बी कॉल्ड एज, इसको पहले रेंटल में से हम क्या कर लेंगे, नेट। इसको पहले रेंटल में से क्या कर लेंगे, नेट। नेट ये जो पहला रेंटल आ रहा है मिसाल के तौर पे, या फिर पहला कोई एडवांस पेमेंट आ रही है, उसमें से इसको क्या कर लिया करेंगे, नेट। जैसे मैंने कहा था 50 रुपए दिए और 5 रुपए मुझे टॉफी मिल गई, तो कितने की बोतल पड़ी, 45 की। सवाल में आप कुछ भी नहीं है, एक सवाल में चीज एक्स्ट्रा है। ये तो लीज इंसेंटिव मैंने बता दिया, ये आसान है। एक सवाल में चीज एक्स्ट्रा है, वो है सवाल में लॉयर को फीस पे की है लेसी ने, उसकी एंट्री आप बता दें। लॉयर को फीस पे की है लेसी ने, नहीं एक्सपेंस में ना डालें, इसको भी कैपिटलाइज कर लें। ROU डेबिट कैश क्रेडिट, इसको भी कैपिटलाइज कर लें, इसको एक्सपेंस में ना डालें। जैसे IAS 16 में नहीं करते थे, IAS 16 में भी PP डेबिट कैश क्रेडिट करते थे ना, तो उसका फायदा क्या होता है, ऐसा ऐसा डेप्रिशिएट हो जाती है। तो एक दो चीजें सवाल में नहीं है, एक लीज इंसेंटिव जिसे हम रेंटल में से नेट करेंगे, और दूसरा लॉयर फीस। कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30/2019। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। रिक्वायर्ड prepare extract from the balance sheet and notes to the financial statement for the year ended 30/2000। अब अभी तक मुझे पता नहीं कोल लेसी है या लेसर है। ऑन 1 जनवरी कोल एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज, तो कोल किसका क्या सवाल है, लेसी का। इसका मतलब है इसका जो नोट है उसमें रिकॉन्सिलिएशन नहीं आएगी। एक राइट ऑफ यूज का एक्स्ट्रा नोट बनेगा लेकिन रिकॉन्सिलिएशन नहीं आएगी। अच्छा, इधर राइट ऑफ यूज या पीपी टाइप नोट क्यों नहीं बन रहा लेसर में, क्योंकि लेसर ने हमने एंट्रीज की थी कल, एसेट ही अपनी किताबों से निकाल दिया था, तो लेसर का तो ये नोट बन रहा था। ऑन 1 जनवरी 2019 CL acquired a machine on lease from a bank. Fair value of machine on acquisition was 70 million. मशीन 70 मिलियन की है। लेसी के सवाल में फेयर वैल्यू इग्नोर होती है, तो लेसर के सवाल में हमने कहा था ना, देखेंगे लेसी के सवाल में फेयर वैल्यू को क्या करना है। CL incurred initial direct cost of 5 million. CL ने लॉयर को कितने पैसे दिए, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल लिख लें, लॉयर फीस, एजेंट का कमीशन, लॉयर फीस, एजेंट का कमीशन। शुरू कर दो दूसरा पार्ट।